प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों से चर्चा कुंडली विश्लेषण पे तो करूंगा ही, साथ ही साथ आज का जो आरंभ का विषय है वो अष्टम भाव के मंगल से प्रभावित है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे मंगल किस तरीके का परिणाम करते हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये बात यहाँ से भी समझनी होगी कि जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल, बहुत सारे ऐसे रचनाकार ग्रंथकार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम बार अष्टम भाव के मंगल की अच्छी और शुभ व्याख्या की हो, बहुत कम। बहुत सारे ग्रंथकार जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने अष्टम भाव के मंगल की इतनी अशुभ परिणामों की व्याख्या की है कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर मंगल बैठे हों तो केंद्र में बैठे गुरु जो 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं, है ना। केंद्र किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, और दूसरा वाला ये सिद्धांत की शुक्रो 10 सहस्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति, कि लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल इतने दूषित, इतने कुपित परिणाम देते हैं कि केंद्र में कोई बलवान ग्रह चाहे कितना ही बली होकर क्यों न बैठा हो, फिर भी वो नुकसान ही देने वाला हो जाता है अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो तो। कुंडली की चुनौतियों को स्वीकार करना, उसको समझना और उसके हिसाब से अपने पैंतरे बदलना, इसलिए ही कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। जातक जन्म लिया और उसके भविष्य की चिंता माता पिता को सताने लगती है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको वो समझ नहीं पाते कि इसका उत्तर क्या होगा। इस ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न जो किसी भी जातक के जीवन में हो सकते हैं भविष्य में, उसके समुचित उत्तर के लिए हमें हमारे ज्योतिष आचार्यों ने या हमारे पूर्व के आचार्यों ने ज्योतिष जैसे विषय की रचना की, है ना। ब्रह्मदेव ने इसकी रचना की, भगवान नारायण ने इसकी व्याख्या की। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के जो मंगल होते हैं वो बड़े ही अशुभ परिणाम करने वाले होते हैं। अब जैसे मंगल यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं और अगर वो मंगल अस्त हैं और कुंभ लग्न की कुंडली बनी है, तो विचार करिएगा, यहाँ से सिद्धांत शुरू होता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर मंगल अपनी राशि को त्याग कर बैठे हों, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी राशि को त्यागा है, अपनी राशि में नहीं बैठे हैं, और साथ ही साथ शत्रु की राशि में बैठे हों। शत्रु की राशि में बैठे तो नहीं है, शत्रुगत है भी नहीं, मतलब तात्कालिक मैत्री में मंगल और बुध निकट हैं, लेकिन अष्टम भाव के मंगल अगर दूषित हो जाते हों, अस्त हो जाते हों, विकल हो जाते हों, क्रुद्ध हो जाते हों, तो ये जातक के लिए बड़ी ही भीषण समस्या पैदा करने वाले होते हैं। यहाँ व्यक्ति को कई बार गोला बारूद, बंदूक, गहरे पानी में जाने का खतरा या उससे डूबने का खतरा, बहुत सारी चीज़ों से भय व्याप्त रहता है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ उसको, अष्टम भाव के जो लोग मंगल होते हैं जिनकी कुंडली में, उनको अपनी सुरक्षा तो बढ़ानी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने परिवार की सुरक्षा, बेटी बहनों की सुरक्षा भी कई गुनी बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ व्यक्ति कई बार कुतर्क करने वाला भी हो जाता है। बेवजह की बातों से व्यक्ति का दिमाग भन्नाया हुआ रहता है। किसी भी बात का कोई प्रमुख आधार नहीं होता और व्यक्ति बेवजह अपनी जो विद्वता है, जो है या नहीं है उसमें भी संशय है, उसकी व्याख्या अनुचित वातावरण में करता रहता है। विचार करिए, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल के बारे में शास्त्रकारों ने बहुत अच्छी व्याख्या नहीं की है। यहाँ आपको हर समय बहुत सावधान और सचेत रहना पड़ता है। विशेषतया अगर वो अपनी राशि को छोड़कर बैठे हों, अस्त होकर बैठे हों, तो ये कई बार व्यक्ति को बहुत सारी मेहनत करने के बाद जिस रिश्ते को बनाने में आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो रिश्ता अंत में जाकर के आपको धोखा दे जाता है। कई बार हमारे पास ऐसी बातें आती हैं कि भाई हमने तो उसे बहुत अपना समय दिया था, बहुत एनर्जी डाली थी उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में,
भाई बहनों का ही क्यों ना होता हो। माता पिता भी कई बार आपको आपके विपक्ष में चले जाते हैं, दूसरे भाइयों की तरफ उनका आकर्षण ज़्यादा रहता है, आपकी तरफ थोड़ा कम रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो कुंडली में बनती हैं वो अष्टम भाव के मंगल के कारण, और जीवन उससे प्रभावित होता है। इस अवस्था में हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम अपनी सुरक्षा कितनी मजबूती से करते हैं, रिश्तों की सुरक्षा कितनी मजबूती से करते हैं, और अपने परिवार, बेटी बहन, माता पिता, इनकी सुरक्षा भी कितनी मजबूती से करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान स्वास्थ्य का भी होता है। आयु में कई बार कष्ट बढ़ने लगता है और व्यक्ति को शस्त्र से मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखा जाता है। अस्त्र शस्त्रों से उसकी मृत्यु होती है ना। पहाड़ से गिर जाए, नदी से गिर जाए, चाकू लग जाए, बम फट जाए, है ना, मतलब सामूहिक मृत्यु का शिकार हो जाए, ऐसी चीज़ें जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनती हैं। इसके बहुत सारे और भी तर्क हो सकते हैं, पर फिलहाल मैंने आपको इतना बताया है। अब आइए इनकी कुंडली से आपका परिचय करा दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप कार्यक्रम अंतिम तक देखें और पूरा ही देख के जाए। अब यहाँ से जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, जन्म हुआ अश्विन माह में। जिनका जन्म अश्विन माह में जन्मा होता है जो जातक, वो देखने में बड़ा सुंदर होता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होती है कि वो परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला भी होता है। दक्षिणायन में होंगे इस समय के सूर्य, और दक्षिणायन के सूर्य व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई बार कमजोर भी करते हैं। यहाँ पे एक बात और भी समझनी होगी, दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं उनका बल बढ़ता है, और उनके बल के बढ़ जाने से कई बार जीवन की चुनौतियों का प्रभाव या चुनौतियाँ भी बढ़ जाती हैं। मतलब अब आपको अपने आप को सिद्ध भी करना पड़ता है। शनिवार को जन्मे जो लोग होते हैं वो थोड़े असंतोषी प्रवृत्ति वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से यहाँ पे कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। हालांकि फिर भी यहाँ व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए भी देखा जाएगा या सफल होते हुए भी देखा जाएगा, ये मैं आगे बताऊंगा क्यों। कृतिका नक्षत्र, वैसे तो ये नक्षत्र सूर्य का है, पर इस पे जो आधिपत्य है वो अग्नि देवता का है। इस वजह से जो लोग कृतिका नक्षत्र में जन्मे हों उन्हें ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और कपास के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, या नवग्रह कवच भी धारण करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र वज्र योग, ऐसे लोगों की आयु बड़ी अच्छी होती है। उनका शरीर या जो स्वभाव होता है वो बड़ा ही परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को फौलादी बना देने वाला भी होता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होगा। क्षत्रिय वर्ण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता होगी, और राक्षस गण के कारण तमस तत्व की प्रधानता होगी। अर्थात व्यक्ति राजसिक और तामसिक इन दोनों प्रभावों से प्रभावित होता हुआ जीवन जिएगा। राजसिक प्रभावों में जहां व्यक्ति अपने आप को संसाधन और साधनों से युक्त करना चाहेगा, वहीं तमस तत्व की प्रधानता के कारण क्रोध, वैमनस्व, ईर्ष्यालु और जिद और हठपन की प्रवृत्ति भी विकसित होते देखी जाएगी। ये इनकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें शनिवार को जन्मे हैं। वार के अधिपति 12वें भाव में अपने ही राशि में बैठे हैं गुरु के साथ। अब जरा इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो जन्म कुंडली में अगर वारेस बलवान हो, वैसे 12वें भाव में हर्षित बली होते हैं शनिदेव, उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन कुंभ लग्न की कुंडली के लिए लाभेश और लग्नेश का एक साथ 12वें भाव में जाना व्यक्ति के प्रभावों में धन की वृद्धि जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बुध जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर के गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। तो ये अपने आप में कर्म क्षेत्र में भाग्य का सपोर्ट मिल जाए, और साथ ही साथ तुला लग्न की कुंडली बनने के कारण व्यक्ति अपने पिता के कारोबार को भी संभाल सकता है, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी में भी सफल होते देखा जाता है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं तो इंजीनियरिंग ठीक हो जाएगा, बैंकिंग ठीक हो जाए, टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट ठीक हो जाए। उसके बाद कला को समझने का बहुत अच्छा व्यक्ति के पास गुण होता है। यहाँ पे चंद्रमा और स्वग्रही शनि, यहाँ चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा, बल्कि अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि भाग्य भाव और लग्न कमज़ोर नहीं है, संबंध बना रहे हैं।
यहाँ पे 12वें भाव पे राहु और शनि का प्रभाव है। इस भाव के अधिपति वहीं बैठे हैं और मंगल जन्म कुंडली में अष्टम भाव में है, जो अस्त हो रहे हैं, जो जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं। तो पिता भाव कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरीपन में जाएगा, क्योंकि पिता के वस्तुतः कारक सूर्य वो अष्टम भाव में नीचाभिलाषी, गुरु 12वें भाव में, वो उनसे भी पिता का विचार किया जाता है, तो वो उस भाव के स्वामी के साथ बैठ करके, कम से कम शनि के साथ बैठ करके, ऐसे गुरु और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है। पर फिर भी वहाँ पे नीच के गुरु, जिनका नीच भंग शनिदेव कर रहे हैं, राहु से प्रभावित होने के कारण थोड़ी बहुत वैमनस्यता का भाव दिखेगा। यहाँ पे केतु हैं जो करियर में एक कन्फ्यूजन का दौर डालेंगे, ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं। लग्न का मान 24 अंश का है और बहुत ध्यान से अगर समझें तो 24 अंश का लग्न प्रबुद्ध लग्न होता है। यहाँ व्यक्ति किसी भी विषय पे अपनी समुचित व्याख्या करना चाहता है, लेकिन अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आप जब तक किसी विषय पे, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए, तब तक उसके बारे में कोई अपना मंतव्य व्यक्त ना करें। और साथ ही साथ समुचित व्याख्या के लिए समुचित से भी ज़्यादा का अध्ययन आवश्यक होगा, क्योंकि कई बार जब जन्म कुंडली में केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है, राहु और केतु दरअसल कोई ग्रह नहीं, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस वजह से व्यक्ति का जो रवैया होता है वो ढूल मूल सा बना रहता है। जबकि नवांश कुंडली के केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है, ये भी एक सामान्यतया कमजोर पक्ष ही कुंडली का बनेगा। परंतु दशमांशा चक्र में अधिक सारे ग्रहों का, कम से कम 2, 3 और 4 ग्रह का केंद्र में बैठा होना कुंडली को एक अतिरिक्त व्यवहारिक पक्ष में मजबूती जरूर दे देगा, जिसका असर या जिसका लाभ जातक के करियर में देखने को मिलेगा, है ना। परवरिश या जो आरंभ की बात है, लग्न से लेकर पंचम भाव तक सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा बैठे हैं जो जातक को भाग्यशाली बना रहे हैं। पंचम भाव के बाद छठा, सातवां, 8वें भाव में 2 ग्रह बैठे हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को कटु, कड़वा और जिद्दीपन की स्थिति में ले जा रहे हैं। नवम भाव में शुक्र और बुध पिता के से स्वभावों वाला या धर्म की अच्छी जानकारी रखने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहने वाला, एक अच्छा कम्युनिकेटर और धर्म की बात करने वाला होता है, मतलब शास्त्र की बात जानेगा। दशम स्थान, और अब जरा विचार करके देखिए तो मंगल और सूर्य यहाँ, जिसमें मंगल अस्त हो गए, 2 ग्रह यहाँ बैठ गए, 2 ग्रह यहाँ, 4, 2 ग्रह यहाँ बैठ गए, 6 और 1 ग्रह यहाँ, तो 7 ग्रह, जिसमें से केंद्र में एक भी ग्रह नहीं बैठा। हाँ, ये अच्छी बात है कि कम से कम भाग्य भाव में कुंभ लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के बुध नवम में बैठे हैं। मैंने इस पे भी थोड़े दिन पहले ही एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि किसी भी अवस्था में जब पंचम भाव का संबंध नवम भाव से हो जाए तो पंचम भाव और नवम भाव ये मंत्री के पद है। नवम भाव मंत्री है, पंचम भाव विशिष्ट मंत्री है। तो किसी भी अवस्था में जब पंचम और नवम का संबंध हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य उसके साथ सदैव खड़ा रहता है। ये बात इसमें पते की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और यही इस कुंडली को कई बार अतिरिक्त बलवान मजबूती भी देने वाली बात हो जाएगी। लाभ भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना, अपने भाव से दूसरे घर में गया ग्रह कई बार विदेशों से धन भी देने वाला होता है, और उसकी जो पहचान होती है वो बहुत ज़्यादा समाज तक फैलती है। लोग उसको किसी विशिष्ट कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए जानते हैं, धार्मिक कृत्य के लिए जानते हैं, कई बार धनवान होने के लिए भी जानेंगे क्योंकि शुक्र बुध का प्रभाव है। हाँ, पर व्यक्ति के पास धन बचाने में उसको दिक्कत होगी, और उसके जो मित्र होंगे, जो भाई बहन होंगे, उनसे उसके संबंध बहुत लंबे समय तक टिक जाएं, इसकी कोई गारंटी ये कुंडली नहीं दे रही है। सामान्यतया हमारे जो संबंध होते हैं वो कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। कई बार आप उसमें एनर्जी डालते हैं और सामने वाला उसमें अपनी एनर्जी डालता है। दोनों की ऊर्जा जब मिलती है तभी किसी प्रकार से कोई भी संबंध विकसित होता है और मजबूती को प्राप्त करता है। अगर हमारे जन्म के समय पे ग्रहों का बल हमारी कुंडली में संबंधों को निभाने वाले भाव अर्थात दूसरे भाव से नहीं मिला, या द्वितीय अगर कमज़ोर हो गए, तो कई बार हमें हमारे संबंधों की जो है वो अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ती है, या कई बार हम उस संबंधों को 100% तक निभाने की पूरी कोशिश भले ही क्यों ना करते हों, पर हमारे सामने वाले कुटुंब के दिमाग में, बुद्धि में या व्यवहार में वो बात स्पष्टतया नज़र नहीं आती है। ये भी एक सामान्य सा कारण इस कुंडली का होगा। तो फिलहाल मैंने इतनी बात बताई है, और भी चीज़ें जैसे
लग्न के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ये व्यक्ति के व्यवहार को समुचित स्वरूप धारण कराने में दिक्कत देगा। नवमांश कुंडली के भी लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ रहे हैं मंगल और शनि के संपर्क में, तो इस वजह से कई बार दाम्पत्य में यहाँ भी या दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर मिलने में गड़बड़ी होती है। अगर विचार करें तो अष्टम भाव में चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होकर के जहाँ विवाह में एक मतभेद देंगे। हालांकि एक अच्छी बात इस कुंडली में जरूर है कि केंद्र में स्थिर राशि का निर्माण यहाँ भी हुआ है और केंद्र में स्थिर राशि का निर्माण यहाँ भी हुआ। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में चाहे जितनी समस्या हो, व्यक्ति स्थिर मानसिकता के साथ ही अपनी समस्या का अंत ढूंढेगा, वो घबराने वाला नहीं होगा। बहुत ही चिरंतन विषयों पे मंथन करने वाला होता है। गुरु राहु और केतु के संबंध में है, लेकिन एक अच्छी बात जो वापस आपको नवमांश चक्र में देखने को मिलेगी वो ये है कि सप्तम भाव को शुभकर्त्री लगा है। आगे चंद्रमा और पीछे बुध बैठ करके विवाह की संपूर्ण समुचित व्याख्या सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। मतलब ये विवाह को एक अच्छा नेचर दे रहे हैं और विवाह को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। इतनी सारी बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी और थोड़ी सी मजबूती के साथ ये कुंडली आगे बढ़ेगी। इस चक्र में जो लग्न नवांशा और दशमांशा चक्र बना है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि दशमांशा चक्र कम से कम जातक को करियर में अनस्टेब्लिशमेंट में नहीं ले जाएगा। और मोटे तौर पे देखें या बहुत थोड़ी गंभीरता से और भी उतर करके देखते हैं तो नवमांशा चक्र में सप्तम भाव को शुभकर्त्री और जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति या लग्नेश या लग्न भाव अगर गुरु से आच्छादित हो, गुरु से देखा जाता हो तो कुंडली को एक अच्छी प्रवृत्ति दे देता है, जो कि गुरु जन्म कुंडली में लग्न को देख करके कुंडली को बलवान बनाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं और उसमें वो लगभग सफल भी होंगे। जो व्यक्ति को संतान, दाम्पत्य, विवाह, सुख, प्रेम ये सारी चीज़ें जो एक ही होती हैं उसको एक अच्छा नेचर देंगे। अब आइए कुंडली में ग्रहों के अंश बल से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले कुंडली के राजा लग्नेश होते हैं। लग्न के अधिपति वक्री हैं लेकिन वर्गोत्तम हैं। एक अच्छी बात 12वें भाव में यहाँ जो है वो अपने भाव में बैठे थे शनि, और यहाँ वो अपने 12वें भाव में यहाँ भी बैठे हैं, इस वजह से वर्गोत्तम होंगे। परंतु मंगल और शुक्र के साथ बैठे हैं तो मंगल के साथ जाने के कारण कई बार जो एक प्रभाव से कमजोरी होती है वो थोड़ी बहुत रह जाती है। यहाँ पे व्यक्ति कभी भी ऋण में नहीं रहेगा। एक इसका अच्छा पक्ष होगा। दूसरा जो कमजोर पक्ष हो सकता है कि कई बार पत्नी के कारण व्यक्ति को व्यय में जाना पड़ता है और शारीरिक संबंधों में हल्की फुल्की एक निष्ठुरता का भाव भी रहता है। अगर शनि की बात करते हैं तो शनि 12 अंश पे बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में वक्री हो गए हैं। इस वजह से उनका काफ़ी हद तक जो परिणाम होगा वो लगभग लाभ भाव से आता हुआ नजर आएगा। मतलब व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, एम्बिशियस होगा। उसके बाद धन भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो लग्नेश और धनेश का संबंध 12वें से है, तो व्यक्ति के जीवन में धन आए इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन धन बचे इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। मतलब व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान होगा, लेकिन धनवान वही होता है जो कम से कम कुछ स्टेट के रूप में, कुछ बैलेंस के रूप में इकट्ठा करे। आपके पास 1000 रुपए की आमदनी है, शाम तक आपके 1000 खत्म, तो आपने सिर्फ वर्तमान सुरक्षित किया और वो उससे एक दिन बाद आपका सुरक्षित नहीं है। इस वजह से हमें इस कुंडली को सबसे ज़्यादा ध्यान संबंधों को बचाने के लिए व्यक्ति को अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। धन को बचाने के लिए व्यक्ति को बजट बनाना होगा। विवाह करने के लिए या वैवाहिक संबंधों में उतरने के लिए अपनी एनर्जी ज़्यादा डालनी होगी और कई बार कुछ समझौतों के साथ व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है। ये भी बात है। हम विवाह की ही बात अगर ना करें, अगर किसी भी प्रकार से जो रिश्तेदारी की बात होती है, जो हमारे कुटुंबजनों का प्रभाव और प्रेम होता है, उसमें भी व्यक्ति की एनर्जी ज़्यादा लगेगी, व्यक्ति ऊर्जा ज़्यादा डालेगा, सामने से थोड़ी कम एनर्जी देखने को मिलेगी। उसके बाद गुरु 29 अंश पे बैठे हैं, सर्वाधिक तो नहीं पर इस कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ 29 अंश एक कला के साथ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुरु हैं और 29 अंश 37 कला के साथ चंद्रमा इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह हैं। इसका परीक्षण कर लेते हैं तो चंद्रमा भाग्य भाव को देख रहे हैं, शुभ ग्रह की राशि में नहीं बैठे हैं लेकिन मेष राशि में बैठे हैं, जहां व्यक्ति को एक अच्छा कम्युनिकेटर और एक बेहतरीन रणनीतिकार बना देते हैं।
उसके बाद इस चंद्रमा के ऊपर शुक्र और बुध और साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि है, तो तीसरे भाव के स्वामी हुए और मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि, शुक्र और बुध का प्रभाव और गुरु से केंद्र में होना, इस कुंडली का सर्वोच्च और सबसे अच्छा ग्रह चंद्रमा ही बन रहा है। तो 3 से 4 तरीके से चंद्रमा ही इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह हो गए। नवांश कुंडली में वो जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर में सूर्य बैठे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन 7वें घर में भी कोई ग्रह नहीं है। 10वें घर में वापस गुरु आ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में गुरु और चंद्रमा यहां भी एक दूसरे से केंद्र में थे, यहां भी एक दूसरे से केंद्र में हैं। और दूसरी बात कि जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव का अधिपति उन्हें देख करके उनको बल दे रहा है। अतिरिक्त 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पहले से मौजूद है। यहाँ पे चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, इस राशि का अधिपति गुरु उनसे केंद्र में बैठा है और दोनों ही ग्रह परस्पर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। ये बहुत सामान्य परीक्षण नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि कुंडली के चंद्रमा जो आत्मकारक ग्रह हैं वो सिर्फ डिग्री में ही बलवान हो रहे हैं या वस्तुतः उनके पास सही मायने में डिग्री का बल है। डिग्री में ग्रह आत्मकारक हो गया। नवांश कुंडली में उनकी राशि तीसरे भाव में बनी है, तीसरे भाव के स्वामी होकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, इस भाव से केंद्र में सूर्य बैठे हैं। तो कई बार अब चंद्रमा से सूर्य का केंद्र में होना नवांश कुंडली में वैवाहिक पक्षों में व्यक्ति को निर्णय लेने में गड़बड़ी हो सकती है, या विवाह करने से पहले जिनसे हम संबंध में जा रहे हैं उनके साथ कई बार हमारे संबंध इमोशनली ब्लैकमेल हो जाना या इमोशनली कमजोर होना, जिसके कारण व्यक्ति मतलब ऐसा संभव है कि उस विवाह में जाने से पहले व्यक्ति कुछ गलतियां कर चुका हो जिसके कारण उसको उस विवाह में न चाहते हुए भी जाना पड़े। बहुत गहरी बात है। तो ऐसी गलती चंद्रमा और सूर्य कराते नजर आएंगे, विशेषतः सूर्य और राहु ही, चंद्रमा अकेले नहीं। लेकिन चंद्रमा का बल परीक्षण अगर हम करते हैं तो चंद्रमा 100% बहुत ही उत्तम पक्षों के साथ उपस्थित हो रहा है। दशमांसा चक्र में वो दिग्बली हैं, चतुर्थ भाव में वो दिग्बली होते हैं, भाव के स्वामी के साथ बैठ करके समागम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और समागम की स्थिति उत्पन्न करके कुंडली को शनि के बुरे दुष्परिणामों से मुक्ति भी दे रहे हैं। ये भी बात होगी। दशमांसा चक्र में चतुर्थ स्थान में शनि बैठ करके लग्न को देखेंगे तो एक अच्छा पक्ष ये होगा कि कुंडली के जो कहते हैं ना कि उसकी प्रगाढ़ता, उसकी जो मजबूती है, उसकी जो स्थिरता है, उसको मैनेज और बैलेंस करने में शनि का बल बढ़ेगा और वो बल चंद्रमा के कारण प्राप्त हो रहा है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल इस कुंडली में 12 अंश पे बैठे हैं, पितृकारक होकर के 12 अंश 38 कला हस्त नक्षत्र और ठीक बैठे हैं, कोई खराब नहीं है। 12 अंश के बैठे हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह अपनी राशि को प्राप्त कर रहा है, तो व्यक्ति में साहस, धैर्य, उत्साह, बल, ये तो मंगल अपनी नवांश चक्र की राशि को पकड़ने के कारण देंगे और दशमांशा चक्र के कारण वापस कन्या राशि में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत अतिरिक्त व्यय भी देंगे। मतलब हमें मंगल की दशा में अपने बजट पे काम करना होगा, अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी, निर्णय सही लेना होगा, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में नहीं जाना होगा और यात्रा पे विशेष ध्यान देना होगा। परिचित अपरिचित का सावधानी से परीक्षण करना होगा और इतना ही नहीं, संबंधों में हमारे ससुराल के साथ हमारे संबंध कैसे हो रहे हैं इसका ध्यान रखना होगा और कहीं पे भी हम धन दे करके बाद में पश्चाताप न करें, इसका ध्यान रखना होगा। कुंडली इस वजह से ही देखी और दिखाई जाती है कि कुंडली का कमजोर पक्ष कौन सा है। जब तक आप अपने आप को इस चीज से मेल नहीं कराएंगे तब तक आपकी यात्रा अंतहीन होती रहेगी। मंगलदेव हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, जातक को इमोशनली ब्लैकमेल करा सकते हैं। उसके बाद बुध इस कुंडली के लिए पंचम के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। उनकी एक राशि पंचम भाव में, उनकी दूसरी राशि अष्टम भाव में और वो बैठे हैं तुला राशि में। विषम संख्या की राशि है, इस वजह से ये बुधदेव जन्म कुंडली के सामान्य भाव अर्थात पंचम भाव का फल करेंगे और यहाँ वो शुक्र के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को एक तरफा भाग्यशाली भी बनाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है, जहाँ व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है किसी के भी साथ, चाहे धर्म को लेकर के हो, अध्यात्म को लेकर के हो, चिंतन को लेकर के हो, पति पत्नी का जो कम्युनिकेशन होता है, पिता के सुख को लेकर के हो, इसमें वो कमजोरी नहीं रहेगी। बुधदेव बैठे हैं एक अंश पे, सबसे कमजोर ग्रह तो नहीं कहूंगा इन्हें, पर सबसे कमजोर अंशों के साथ उपस्थित है। नवांश कुंडली में वो बैठ रहे हैं तुला राशि में। अब विचार करिए, तो लग्न कुंडली में ग्रह तुला राशि में, नवांश कुंडली में भी ग्रह तुला राशि में, दशमांशा कुंडली में भी ग्रह तुला राशि में। अब जरा विचार करिए, कुंडली को समझने की बारी यहीं से शुरू होती है कि कुंडली का
जैसे आप सबसे कमजोर ग्रह कह रहे थे, मैंने एक परीक्षण कर दिया था कि चंद्रमा किस तरीके से बलवान है। लग्न कुंडली में बुध तुला राशि में, नवांश में तुला राशि में, दशमांश में भी तुला राशि में। अब जरा ध्यान से देखिए, इस बुध से 4 घर आगे गुरु और शनि, जिसमें से एक ग्रह अपनी राशि का बैठा और एक शुभ ग्रह, और साथ ही साथ इस बुध की युति शुक्र के साथ हो रही है, जो बुध पंचम भाव और शुक्र चौथे भाव के स्वामी होते हैं। तो जन्म कुंडली कुंभ लग्न की बनी है, जिसमें चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के शुक्र इस कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। मतलब महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे ग्रह, बैठे भी अच्छे हैं, अच्छे भाव के अधिपति के साथ उनकी युति भी हो रही है। उनके ठीक पीछे सूर्य और मंगल बैठ करके उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा ही कर रहे हैं। नवांश चक्र में बुध तुला राशि में बैठे हैं, जिनपे शुक्र की दृष्टि है, भाव का स्वामी, और जन्म कुंडली में शनि की उच्च दृष्टि प्राप्त करके बुध को एक अलग तरीके का बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शनि ने अपनी उच्च की राशि से इस भाव की सुरक्षा बढ़ा दी है दृष्टि से। मंगल स्वग्रही बैठे हैं, बुध को लगभग थोड़ी बहुत संघर्ष में लेके जाएंगे। मतलब मंगल में बुध का अंतर या बुध में मंगल का अंतर थोड़ी बहुत जातक को परेशान करने वाला होगा, परंतु शुक्र और शनि दोनों ही जातक के सपोर्ट के लिए मंगल की दशा में एक्टिव होंगे। दशमांशा चक्र में भाव के स्वामी जन्म कुंडली में जो शुक्र बनते हैं वो अष्टम भाव में स्वग्रही हैं, और उनके ठीक आगे गुरु बैठे हैं। लग्न पे गुरु का प्रभाव और शनि की उच्च दृष्टि यहाँ भी बुध को प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है, यहाँ व्यक्ति का जो पक्ष है, वो मजबूती को प्राप्त कर रहा है। मतलब शनि बुध, चंद्रमा बुध, गुरु बुध, बुध शुक्र, बुध सूर्य, यहाँ तक कि सारे ग्रह बुध शुक्र, बुध शनि, बुध सूर्य, बुध गुरु, बुध चंद्रमा, ये सब बुध के पक्ष में आ गए। सिर्फ एक ग्रह छोड़ करके, वो है मंगल। मतलब मंगल में बुध, बुध में मंगल कमजोर होंगे। जैसे चंद्रमा में बुध का अंतर चला, उस बुध के अंतर में मंगल का प्रत्यंतर चल गया, तो ये कष्ट देने वाली बात होगी। अन्यथा इस कुंडली में विचार करिए कि सबसे पहले चंद्रमा, दूसरे नंबर पे बुध, मंगल को मैंने कमजोर बताया। मंगल को कमजोर पूर्व में भी बताया था कार्यक्रम के आरंभ में, लेकिन बुध हमारे बलवान हो गए। और अब विचार करके देखें तो सबसे पहले नंबर पे चंद्रमा भले हों, लेकिन इनके बाद जब हम बुध का परीक्षण करते हैं तो मंगल तो कमजोर हो गए, लेकिन बुध इस कुंडली में सबसे उत्तम दर्जे के ग्रह के रूप में सिद्ध हो गए। क्यों? व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तम तत्स्वनवांसकास्तु। ग्रह वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम होने के कारण कुंडली को अतिरिक्त बलवान बनाता है। तो यहाँ पे बुध 7 में, यहाँ भी 7 में, यहाँ भी 7 में, और गुरु के प्रभाव में यहाँ पे बुध की सुरक्षा सूर्य मंगल, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव भाव के अधिपति के साथ, अच्छे भाव के अधिपति के साथ, केंद्र त्रिकोण का राजयोग और केंद्र त्रिकोण में बैठा। केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी एक साथ त्रिकोण में बैठे। अब इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने माता पिता की सुरक्षा करे, सबको साथ लेकर चलने की मति बुद्धि आ जाए, और जो एक अच्छा ग्रास्प कैपेसिटी हो जाए, बुद्धिमानी हो जाए, तर्क हो जाए। ये इतना उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आयु, उत्तम व्यवहार, उत्तम यशस्विता, ऊंची शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेशी प्रवास, बाहर रह जाना और समाज के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाना, इन सभी चीजों में जन्म कुंडली का पंचम भाव का स्वामी बुध जातक को सपोर्ट कर रहा है। यहां तक समझ गए? गुरु की बात करते हैं। गुरु जन्म कुंडली में, मैं ये कुंडली विश्लेषण का अर्थ इतना मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने ग्रह में अच्छे और बुरे ग्रहों को पहचान जाएं कि कौन सा ग्रह अभी तक हमें अच्छा मिला है। तो सूर्य को मैंने कहा, सूर्य जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, मैंने शनि से बात की थी, शनि, चंद्रमा, मंगल, बुध पे बात हो गई। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पे। देवगुरु बृहस्पति 29 अंश के हैं और 12 में बैठे हैं, और नवांश चक्र में जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठ रहे हैं। यहाँ वो मकर राशि में थे, यहाँ वो कन्या राशि में आ गए, पर फिर भी वो भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। नवांश चक्र में वो बहुत अच्छे भाव के स्वामी तो वहाँ भी नहीं होते, दशमांशा में भी शत्रुग्रही ही हो रहे हैं। हालांकि फिर भी गुरु का 12वें भाव में जाना धनेश होकर के धन का व्यय कराएगा, और व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहेगा। या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की सुरक्षा गुरु और शनि 12वें भाव में बैठ करके जीवन में विषम परिस्थितियों के निर्माण से कर रहे हैं। जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ असामयिक घटना होगी, उसमें गुरु उसके संग खड़े होंगे, उसकी सुरक्षा बढ़ाएंगे। भाव के आधार पर अगर बात करते तो चतुर्थ भाव से गुरु का संबंध शत्रु संबंध है, पर फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस भाव के स्वामी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। तो डिस्पोजिटर प्लेनेट अगर अच्छा है तो उस भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है। तो कई बार राहु तो चतुर्थ स्थान में वैसे भी बुरे परिणाम नहीं करते हैं, शुभ ग्रह की राशि में है, उच्च के ही बैठे हैं, तो वहां पे व्यक्ति के संपत्ति का मामला सुरक्षित होगा और व्यक्ति संपत्तिवान भी होगा।
उसके बाद यहाँ पे उच्च की दृष्टि डाल करके व्यक्ति को नौकरी में सहायता देंगे और नौकरी मिलने में या उस दशा काल में नौकरी मिले। और नवीं दृष्टि जन्म कुंडली के सूर्य और मंगल पे पढ़ करके अपने दो मित्रों को अपनी अमृतमयी दृष्टि से देख करके उनको चरित्रवान बना रहे। हालांकि यहाँ पे इस मामले में मैं थोड़ी बहुत चिंता जरूर जाहिर करूंगा, क्योंकि गुरु भी 12 में और सूर्य और मंगल भी अष्टम है। अगर ये दोनों केंद्र में होते तो चारित्रिक पक्ष और भी ज्यादा बलवान होता। मतलब व्यक्ति को संस्कारों की आवश्यकता सदैव रहेगी, उसको एक मेंटोर की आवश्यकता सदैव रहेगी, उसको गुरु दीक्षा की आवश्यकता सदैव है। वो गुरु मंत्र से दीक्षित रहे, ये बहुत आवश्यक होगा। बहुत कम जानकारी और अधूरी जानकारी के साथ किसी के सामने उपस्थित हो और फिर भी अपनी गलती स्वीकार ना करे, ऐसी दृष्टता व्यक्ति कर सकता है। और ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों 12वें और अष्टम भाव की तरफ यात्रा कर रहे हैं। क्लियर है? शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, मैं इन्हें बहुत अच्छा कहूंगा। लगभग इनकी दशा शुक्र 23-22 अंश 31 कला और व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं। थोड़ा बहुत रोग शोक दे सकते हैं, लेकिन पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है ऐसी, और कई बार स्किन डिजीज की समस्या भी कई बार दे सकते हैं। हालांकि शुक्रदेव 22 अंश पे बैठे हैं, तुला राशि में चंद्रमा से दृष्ट हैं, तो इस हिसाब से व्यक्ति को नौकरी मिलने की स्थिति यहाँ भी बनेगी। क्यों? क्योंकि 6वें भाव के स्वामी चंद्रमा 4th भाव के स्वामी शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो व्यक्ति को पिता के कारोबार को या बिल्कुल ही अलग जाकर के सरकारी नौकरी के क्षेत्र की तरफ सफल होते हुए देखा जाता है। तो यहाँ पे बुध और शुक्र की बात हो गई। शनिदेव 12वें भाव में है, वो भी ग्रह बलवान है वर्गोत्तम होने के कारण। यहाँ भी 12वें भाव में, यहाँ भी 12वें भाव में है। इस वजह से शनिदेव भाव से वर्गोत्तम और बुधदेव राशि से वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस वजह से बुध और शनि दो ग्रह इस कुंडली में वर्गोत्तम निकल आए, जिसका पक्ष जातक के पक्ष में गुरु की दशा में यश मान पद प्रतिष्ठा संतान और दाम्पत्य की सुरक्षा होगी, जबकि चंद्रमा की दशा में धर्म की सुरक्षा बढ़ेगी, धर्म का बल बढ़ेगा। सूर्य की दशा में व्यक्ति का व्यापार और दिनचर्या ठीक होगा। मंगल की दशा में जो स्थिति समझ में आ रही है उसके आधार पर व्यक्ति को कष्ट का सामना करना पड़ेगा, रोग शोक आदि होंगे। बुध की दशा में व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। गुरु की दशा में व्यक्ति यश मान पद प्रतिष्ठा मैंने बताया। शुक्र की दशा में भी जातक का व्यापार और दिनचर्या का पक्ष अच्छा होगा, जबकि शनि की दशा में व्यक्ति ऋण से मुक्त होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करेगा, सत्य और न्याय के अर्थ को समझने वाला होगा। राहु जन्म कुंडली में 4th स्थान में कभी बुरे परिणाम देते नहीं है। केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थित शतोशतः, ये सिद्धांत मैंने बहुत बार अपने मेन चैनल पे बताया है। तो राहु अगर 4th स्थान में बैठे हैं तो व्यक्ति को सांसारिक पृष्ठभूमि में जीने वाला, सांसारिकता को समझने वाला और उत्तम कोटि की यात्रा करने वाला होता है। वो छोटे से समय के लिए भी किसी भी प्रकार से अनियमितता का शिकार अपने आप को नहीं होने देना चाहता है। निष्ठुरता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मितव्ययी वो बिल्कुल भी नहीं होता, और निश्चित रूप से अपने पीछे संपत्ति छोड़ने वाला और त्यागने का बल बढ़ाने वाला होता है। उसकी निद्रा भंग ना हो तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी यात्रा बहुत अच्छी और सुखद होगी जीवन की। अब मैं इस कुंडली के अष्टक वर्ग से आपका परिचय करा देता हूँ। कुंडली के अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, आयु ठीक है, स्वास्थ्य में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम वाणी को और भी ज़्यादा स्मूथ और शांत करेंगे, मेहनत और बढ़ा सकते हैं, हार्ड वर्क की आवश्यकता होगी। हम अपने मन बुद्धि चित्त को शांत रखने के लिए प्राणायाम और बड़ों का जो है वो समागम, बड़ों से व्यवहार अच्छा रखेंगे। उसके बाद यश मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य विवाह और समाज का यश हमें प्राप्त होगा। समाज में यश, नौकरी ज़्यादा अच्छी है, वनस्पत व्यापार के कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, कड़वा कठोर और निष्ठुरता का भाव प्रदर्शित नहीं करना है, हिंसा करने से बचें, मांसाहार का बिल्कुल ही त्याग करना होगा। इसके बाद इस कुंडली में धर्म को लेकर ढूलमूल रवैया नहीं रखना है, उसको लेकर के अपना एक स्टैंड बनाना होगा। हमारा कम्युनिकेशन किसी को हर्ट नहीं करेगा, इसकी गारंटी ये कुंडली दे रही है। इसके बाद इस कुंडली का सामाजिक पक्ष, सामाजिक सरोकार, ये सब बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। उसके बाद ये कुंडली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी थोड़े बहुत पराक्रम के साथ। मतलब कमजोर ग्रह सिर्फ एक बना मंगल, बाकी सारे ग्रह आपके पक्ष में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुंडली कभी भी ऋण में अगर जाएगी तो नुकसान होगा। इस वजह से ऋण का लेन देन, दो लोगों के बीच में ब्रोकर का काम, दलाली का काम, ऐसा कोई भी काम ना करें।
वहां से आपको कष्ट होगा। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 9 और 3 अच्छे रहेंगे। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पश्चिम की तरफ जा सकती है। जिस भवन में आप निवास करें वो उत्तर दिशा का फ्रंट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विवाह तुला राशि तुला लग्न, मेष राशि मेष लग्न और साथ ही साथ कन्या राशि कन्या लग्न की जातिकाओं से पूरब दिशा से विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कुंडली की सबसे अच्छी दशा अभी मिली नहीं है। हमें लगता है कि 2029 के बाद और 2032 के बाद इस कुंडली की अच्छी दशा प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस कुंडली में नक्षत्र कृतिका का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। श्रवण और हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधा, भरणी और स्वाति, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए बुधवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। रंग पीला, लाल और सफ़ेद और चांदी का रंग क्रीम कलर, ये बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। हमें स्वास्थ्य का ध्यान किन दशाओं में विशेषतया रखना है, ये जानना जरूरी है। गुरु की दशा में पेट का, सूर्य राहु और केतु की दशा में फेफड़ों का, और बाकी वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। शनि मंगल की दशा में घुटने से संबंधित परेशानी हो सकती है। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो हम राहु और केतु की दशा में सावधानी से निर्णय लेंगे। बाकी वैसे शनि, गुरु, चंद्रमा और मंगल हमारे सपोर्ट में हैं। भाग्य का बल शुक्र की दशा में, व्यापार अगर करेंगे तो गुरु की दशा में, बुध की दशा में विदेश यात्रा में भाग्य का लाभ मिलेगा। राहु की दशा में भी करियर में लाभ मिलेगा। शनि की दशा में कई बार नौकरी में परेशानी आ सकती है, उस समय भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। वैसे सूर्य और मंगल की दशा में नौकरी प्राप्त करने में लाभ हो सकता है। माता पिता को लेकर के कब हमें सावधान रहना होगा, तो शनि की दशा में सावधान रहना होगा। मंगल और केतु की दशा, राहु की दशा में शनि मंगल राहु केतु चारों ग्रह माता पिता के लिए कष्ट देने वाले बनेंगे, जबकि शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य और चंद्रमा उनके सपोर्ट के लिए हैं, मतलब उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। संतान पक्ष इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। संतान के साथ कम्युनिकेशन, संतति भाग्यशाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्या अध्ययन के लिए व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा पढ़े, है ना, लेन देन और जैसे एसएससी की तैयारी करे, उसके बाद टैक्स कलेक्शन बन जाए, टैक्स कलेक्टर बन जाए या बहुत ऊंचे पद पे चला जाए, है ना, टैक्स डिपार्टमेंट में, इसका क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि हर जगह से यही क्षेत्र निकल करके सामने आया। धन को घुमाना, धन का समायोजन करना, धन का हिसाब किताब रखना और लोगों को धन के लिए, धन बचाने, धन के लिए जो जागरूक करना, ऐसी चीज़ें करने का योग बन रहा है। इतनी सारी चीज़ें। और हमेशा के लिए इस कुंडली में नियमित दिनचर्या का पालन, मांसाहार का त्याग और अपने आप को कन्फ्यूजन से दूर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का अध्ययन, आलस्य न करें, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांसाहार का त्याग, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, नक्षत्र के आधार पर आप चाहें तो पीपल, अशोक और बरगद का वृक्ष लगा सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।